सोचो अगर टेक्नोलॉजी इस कदर एडवांस हो जाए कि मरने के बाद भी हम एक प्रिंटर के थ्रू सेम मेमोरीज के साथ वापस से रीप्रिंट हो सके। अब भले ही सोचने में ये आपको काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगे, मगर जब मिक्की के साथ यही सब कुछ हुआ तो उसे आइडिया भी नहीं था कि इंसान किस हद तक गिर के उसे इस्तेमाल करेगा। अब क्या वो खुद को यूज होने से बचा के अपनी असली आइडेंटिटी को हासिल कर पाएगा? यही देखेंगे हम आज की मूवी मिक्की 17 में। और मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को रिवॉर्ड करें। फिल्म की शुरुआत होती है निवेलम नाम के प्लैनेट से, जहां हम मिक्की नाम के लड़के को देखते हैं जो कि काफी ऊंचाई से गिरने के बाद भी स्टिल सरवाइव कर गया था। और तभी हम देखते हैं कि उसका बहुत ही अच्छा दोस्त टीमो उसे बचाने के लिए वहाँ पे आता है, जिसे देख के मिक्की की सांस में सांस आती है कि फाइनली अब वो वहाँ से निकल पाएगा। लेकिन टीमो पल में सारे हालात और जज्बात एक साथ बदल देता है, ये कहते हुए कि वो तो नीचे सिर्फ फ्लेम थ्रोअर लेने के लिए आया था, जिसके साथ ही वो उसे कहता है नीचे आके तुझे वापस ले जाना काफी रिस्की होगा मेरे लिए, वैसे भी वो लोग तुझे कल तक रीप्रिंट तो कर ही लेंगे। अब उसकी बात सुन मिक्की उसे जवाब दे पाता कि ऑल्दो 16 बार रीप्रिंट होने के बाद भी उसे आज भी मरने से डर लगता था, क्योंकि हर बार उसे बहुत सी तकलीफों का सामना करके रीप्रिंट होना पड़ता था। कि तभी उसे अपने पीछे एक बहुत ही बड़ा क्रीचर दिखता है। उसे देख मिक्की सोचता है कि अच्छा रहेगा अगर वो क्रीचर उसे एक बारी में पूरा खा ले, क्योंकि इस तरह से बर्फ पे बड़े बड़े ठंड से मरना काफी डरावना था। तब तक वो क्रीचर भी मिक्की के काफी ज्यादा पास आ चुका था। कि तभी हमें मिक्की बताता है कि उसकी लाइफ में ऐसा आखिर क्या हुआ था जो वो आज इस जगह पे था। दरअसल हुआ ये था कि अर्थ पे तकरीबन 4.5 साल पहले उसने और टीमो ने ब्लैंक नाम के लोन शार्क से अपने बिजनेस के लिए बहुत ही बड़ा लोन लिया था। मगर जैसे कि आपको पता है जितना आसान लोन लेना होता है उतना ही मुश्किल उसे वापस कर पाना होता है, और इन दो बेचारों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उनके बिजनेस में लगातार हो रहे लॉसेस की वजह से वो लोग भी लोन का पैसा टाइम से लौटा नहीं पाए थे, जिस वजह से ब्लैंक के बंदे उन दोनों को उठा के ब्लैंक के पास ले जाते हैं, जहाँ उनके हाथ मुंह बांध के उन्हें वार्न किया जाता है कि वो जल्द से जल्द लोन की सारी अमाउंट वापस कर दें। और इसी के साथ उन्हें धमकी भी दी जाती है कि अगर सारा पैसा देने से पहले वो गायब हो गए तो वो दुनिया के किसी भी कोने से उन्हें ढूंढ के ले आएंगे। अब उन्होंने ये धमकी तो सुन ली थी, मगर ना तो उनके पास पैसा था और ना ही कहीं से आने की कोई उम्मीद थी, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो दुनिया ही छोड़ के चले जाएंगे। एक्चुअली कहने का मतलब ये था कि निवेलम नाम के प्लैनेट के लिए क्रू मेंबर्स की भर्ती हो रही थी, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो लोग भी क्रू मेंबर बनने के लिए फॉर्म साइन कर देते हैं। मगर उन्हीं की तरह हजारों और लोग भी निवेलम पे जाने के लिए फॉर्म भर रहे थे, और इस प्लैनेट को बसाने की जिम्मेदारी ली थी केनेथ मार्शल नाम के पॉलिटिशियन ने। हालांकि वो पिछले 2 इलेक्शन बैक टू बैक हार चुका था, मगर फिर भी इससे उसकी पॉपुलैरिटी में कोई भी कमी नहीं आई थी, जिस वजह से उसके काफी सारे कट्टर फॉलोअर्स भी थे जो कि उसी के साथ निवेलम पे जाने के लिए तैयार थे। खैर, जहाँ लर्निंग परमिट के बावजूद टीमो ने पायलट बनने के लिए फॉर्म फिल किया था, वहीं मिक्की के पास कोई भी स्किल नहीं था, इसलिए उसने बिना पढ़े एक्सपेंडेबल नाम के प्रोग्राम को चूज कर लिया था, जिसे देख रिसेप्शनिस्ट भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कॉल करके वहाँ पे काई नाम की लड़की को बुला लेती है, जो कि केनेथ मार्शल की आर्मी में एक सोल्जर थी। वो मिक्की को अपने साथ ले जाते हुए कहती है, तुम जानते हो ना ये एक बहुत ही खतरनाक जॉब होने वाली है। मगर मिक्की को उसकी बात समझ नहीं आ पाती, इसीलिए वो उसे एक बहुत ही बड़ा टैंक दिखाती है जिसे वो लोग साइकिलर कहते थे। इस टैंक में हर वक्त आग जलती रहती थी। वो लोग साइकिलर में स्पेसशिप पे प्रोड्यूस हुआ सारा का सारा वेस्ट डालते थे, जैसे कि खराब अंडे, एप्पल्स, डेड बॉडीज और ह्यूमन वेस्ट। अब इससे होता ये था कि साइकिलर उन सब चीजों को कंबाइन करके रिफाइन और रिसाइकिल करता था, और रिसाइकिल हुए एक पोर्शन को वो वहाँ लगे इस बड़े से प्रिंटर में भेजता था। एक्चुअली जिस पोर्शन को वो प्रिंटर के लिए भेजता था वो था रॉ मटेरियल, एक नई ह्यूमन बॉडी को उस प्रिंटर में से प्रिंट करने के लिए। काई उसे बताती है कि जब वो मरेगा तो ये प्रिंटर सिर्फ 20 घंटे के अंदर उसकी बॉडी का एक नया वर्जन बना के तैयार कर देगा, जिसके बाद वो मिक्की का बायोडाटा स्कैन करती है, जिसका मतलब था जब वो रीप्रिंट होगा तो वो हमेशा एग्जैक्टली सेम हो जैसा वो अभी है। बॉडी स्कैन के बाद वो उसकी मेमोरीज को भी एक छोटी सी ब्रिक जैसी दिखने वाली मशीन में अपलोड करती है, और इसी तरह मिक्की को हर हफ्ते अपनी नई मेमोरीज को अपलोड कराना होगा ताकि रीप्रिंटिंग के टाइम उसकी नई बॉडी में उसकी सारी मेमोरीज को फीड किया जा सके। इस तरह से 4.5
4.5 साल पहले मिकी 1 ने नेवलहैम प्लैनेट पे जाने के लिए स्पेसशिप में अपनी जर्नी शुरू की थी और शुरू के दिनों में ही उसे प्यार हो गया था नाशा नाम की सिक्योरिटी एजेंट से। लकीली ये आग सिर्फ एक तरफा नहीं थी, बल्कि नाशा को भी वो पहली नजर में ही पसंद आ गया था, इसलिए दोनों ने अपना सारा टाइम एक साथ गुजारना शुरू कर दिया। खैर जब वो नेवलहैम पहुँचते हैं तो मिकी का भी जॉब स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जैसे उसे बिना किसी प्रोटेक्शन के नेवलहैम पे भेजा जाता था ताकि वो वहाँ के नॉर्मल एनवायरनमेंट में सांस ले, और अगर उसे किसी भी तरह का रिएक्शन हो तो साइंटिस्ट उस वायरस के बारे में रिसर्च करके बाकी ह्यूमंस के लिए मेडिसिन बना सके, या फिर वो उसे खतरनाक रेडिएशन में एक्सपोज कर देते, जिससे साइंटिस्ट को पता चलता कि उस रेडिएशन का ह्यूमन बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरह से उसके मरने का सिलसिला तब तक चलता जब तक साइंटिस्ट को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। बेसिकली वो उन लोगों के लिए गिनी पिग बन चुका था जो कि बार बार उनकी रिसर्च के लिए पैदा हो सकता था। अपनी जॉब करते हुए वो ऑलरेडी 16 बार ह्यूमंस के बेटरमेंट के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस कर चुका था। अब सुनने में ये जॉब भले ही कितना ज्यादा टफ लग रहा हो, मगर ये टफ से ज्यादा ब्रूटल था, क्योंकि भले ही 16 बार बावजूद मरने के उसका प्रिंट करके एक नया वर्जन बना लिया गया था, लेकिन हर बार बुरे से बुरे सिचुएशन में मरने का दर्द वो आज भी फील कर पाता था, जिस वजह से उसे अभी भी मरने से डर लगता था। अब इसी दौरान मिक्की के 17th क्लोन को टीमो, काई और जेनिफर के साथ एक मिशन मिलता है, जिसमें उन्हें नेवलहैम पे जाके एक केव के अंदर रिसर्च करनी थी। और जब वो रिसर्च के लिए केव में पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ बहुत ही बड़े और वियर्ड किस्म के क्रीचर दिखते हैं, जिन्हें देख वो सारे डर के मारे वहाँ से भागना शुरू करते हैं। मगर तभी जेनिफर को केव के ऊपर की बर्फ पे वही क्रीचर दिखता है, जिसे देख वो उसे मारने के लिए अंधाधुंध गोलियां चला देती है। अब इस सब में वो भूल गई थी कि वो जहाँ शूट कर रही है वो बर्फ थी। गोलियां लगते ही सारी बर्फ टूट के जेनिफर के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट की वजह से केनेथ मार्शल बेचारे मिक्की की अच्छी खासी क्लास लगा देता है, क्योंकि उसके हिसाब से मिक्की का काम ही मर के वापस से रिप्रिंट होना था, और इसी वजह से केनेथ उससे नाराज था, क्योंकि उसके होते हुए कोई और मर गया था जिसे वो वापस से रिप्रिंट नहीं कर सकते थे। इसलिए सजा के तौर पे केनेथ मार्शल उसका राशन हाफ कर देता है। जब मार्शल उस क्रीचर को देखता है तो वो उसे क्रीपर का नाम दे देता है। खैर अब बात करें मिक्की की, तो सिर्फ उसका राशन ही हाफ नहीं हुआ था, बल्कि उसकी शिफ्ट को भी डबल कर दिया गया था, जिसका मतलब था केनेथ मार्शल को खुश करने के लिए उसे दिन के 14 घंटे काम करना था, और वो भी हफ्ते के 7 दिन। ये सब कुछ उसके साथ तब तक चलने वाला था जब तक वो क्रीपर का सैंपल साइंटिस्ट को लाके ना दे दे। और इसी दौरान बर्फ टूटने की वजह से मिक्की एक केव के अंदर गिर गया था। अब ये वही सीन था जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जब मिक्की का दोस्त उसे केव में अकेला छोड़ के भाग गया था, और बड़ा सा क्रीपर मिक्की को खाने के लिए उसके पास आ चुका था, जिसे देख मिक्की जमीन पे लेटा हुआ बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, कि तभी उसे महसूस होता है कि खाने की बजाय वो बड़ा सा क्रीपर उसे अपने साथ खींचता हुआ ले जा रहा था, जिसे देख मिक्की को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर सारे क्रीपर्स मिलके उसे धक्का देते हुए केव के बाहर ले जाते हैं। फिर उसे बिना कोई हार्म पहुंचाए वो लोग उसे छोड़ के वापस से केव के अंदर चले जाते हैं। ये देख मिक्की को लगता है कि शायद बार बार प्रिंट होने की वजह से उसका मीट अब अच्छा नहीं रहा, और यही रीजन है कि शायद क्रीपर्स ने उसे खाया नहीं, इसीलिए वो थक हार के वापस से स्पेसशिप पे चला जाता है। और जब वहाँ पे वो अपने रूम में जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे अपने रूम में अपना ही एक डुप्लीकेट दिखता है। एक्चुअली उसके वापस न आने की वजह से साइंटिस्ट ने एज्यूम कर लिया था कि वो मर चुका है, जिस वजह से उन्होंने उसका क्लोन नंबर 18 बना दिया था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि इस तरह से क्लोन बनाना इलीगल था। दरअसल हुआ ये था कि 4.5 साल पहले अर्थ पे गवर्नमेंट ह्यूमन प्रिंटिंग मशीन के फेवर में नहीं थी। उन्हें डर था कि इस टेक्नोलॉजी का कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। कुछ दिन बाद ही प्रिंटिंग मशीन बनाने वाले एक साइंटिस्ट को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उस पे इल्जाम था कि उसने होमलेस लोगों का मर्डर किया था, जो कि सिर्फ इल्जाम नहीं था। एक्चुअली एलन एक साइकोपैथ था, जिसने अपनी कंपनी को बिना बताए ह्यूमन प्रिंटर को यूज करके अपना क्लोन बना लिया था, ताकि जब वो गरीब होमलेस लोगों का मर्डर करे तो उसका दूसरा क्लोन उसके हक में गवाही दे सके। लेकिन जल्द ही ऑफिसर्स को उसके इस क्राइम का पता चल गया, इसलिए उन्होंने दोनों ही एलन को प्रिजन के अंदर डाल दिया। मगर जब वो दोनों जेल के अंदर कैद थे, तब एक बार दोबारा बाहर एक होमलेस आदमी का बहुत ही बुरी तरह से मर्डर हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है उस मर्डर को करने वाला कोई और नहीं बल्कि एलन का क्लोन नंबर 3 था। जल्द ही उसके तीसरे क्लोन को भी पकड़ लिया जाता है, और सबको उसके घिनौने गुनाहों का पता चल जाता है, जिसकी वजह से हर किसी के अंदर मल्टीपल्स का डर बैठ गया था। और ये
बात गवर्नमेंट को भी डराने के लिए काफी थी, इसीलिए उन्होंने ह्यूमन प्रिंटिंग मशीन को ही बैन करने का सोचा। लेकिन केनेथ मार्शल गवर्नमेंट से मीटिंग करके उन्हें कहता है कि मैं जानता हूँ ह्यूमन प्रिंटिंग और मल्टीपल्स दोनों ही बैन है, मगर ये भी सच है कि इस मशीन के ह्यूमंस को बेनिफिट भी होंगे। इसीलिए मैं प्रपोज करना चाहता हूँ कि हम इस प्रिंटर को अर्थ से बहुत दूर नेवलैंड पे ले जाके ही इस्तेमाल करेंगे, जिससे किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और रहा सवाल मल्टीपल्स का, तो वो हम नहीं बनाएंगे, और अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो हम उसे इमीडिएटली अरेस्ट कर लेंगे, जिसके साथ ही उसके माइंड और बॉडी को परमानेंटली खत्म कर दिया जाएगा। इसी के बाद केनेथ अपने वॉलंटियर्स के साथ नेवलहैम पे चला गया था। खैर वहीं प्रेजेंट में मिक्की 18 मिक्की 17 को साइकिल के अंदर फेंक के मारने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसे ही सबको उनके बारे में पता चलेगा वो लोग उन दोनों को ही मार देंगे। प्लस मिक्की 18 का कहना था कि उसे रीप्रिंट हुए अभी सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, जिसका मतलब था वो लाइफ को अभी कुछ एंजॉय भी नहीं कर पाया है। इसीलिए उसका कहना था कि उसकी जगह 17 को मरना चाहिए। वहीं अपने हक में मिक्की 17 का कहना था कि वो आज तक जब भी रीप्रिंट हुआ था वो मर चुका था, मगर इस बार अगर वो मरा तो वो वापस कभी रीप्रिंट नहीं होगा, क्योंकि अब से मिक्की 18 ही प्रिंट हुआ करेगा। अब दोनों के बीच में जिंदा रहने की जंग चल ही रही थी कि तभी वहाँ नाशा आ जाती है, जिसे देख मिक्की 17 फौरन छुप जाता है और नाशा को देख के मिक्की 18 उसे लेके रूम में चला जाता है। थोड़ी ही देर में मिक्की 17 उन्हीं के पीछे रूम में पहुंच जाता है, जहाँ नाशा को पहली बार पता चलता है कि कितनी बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, मगर फिर भी वो कहती है कि वो दोनों से ही प्यार करती है, क्योंकि उसके लिए दोनों ही क्लोन मिक्की है। लेकिन तभी उनके रूम में मिक्की 17 से मिलने के लिए सोल्जर गाय आ जाती है, जो कि उन दोनों को देख लेती है। इसीलिए वो फौरन मार्शल के पास जाने लगती है उनकी कंप्लेन करने के लिए। उसे ऐसे जाता देख नाशा उसके पीछे जाती है उसे रोकने के लिए, मगर नाशा की सारी बात सुन के काय उसे कहती है कि उसे भी मिक्की पसंद है और वो सिर्फ एक ही कंडीशन पे किसी को नहीं बताएगी, अगर नाशा उसे मिक्की 17 दे दे। अब ये सुन नाशा उसे अच्छा खासा सुना देती है, ये कहते हुए कि भले ही मिक्की 17 हो या 18, वो दोनों ही सिर्फ उसके हैं। वहीं टीवी पे मिक्की 18 केनेथ मार्शल को देखता है, जिसे देख उसे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो लगातार मिक्की के साथ बहुत ही बुरा बिहेव करता था। इसलिए मिक्की 18 डिसाइड करता है कि वो मार्शल को मार देगा, और फैसला करते ही वो गुस्से में निकल जाता है उसे मारने के लिए। अब उसे ऐसे गुस्से में पागल देख मिक्की 17 भी उसके पीछे भागता है उसे रोकने के लिए। वहीं केनेथ मार्शल एक सेरेमनी कंडक्ट कर रहा था, जहाँ वो नेवलहैम से मिले हुए एक बड़े से रॉक को कटवाता है। अब ये रॉक काफी ज्यादा प्रेशियस था और उसका कहना था कि वो इस रॉक पे हर उस इंसान का नाम लिखवाएगा जो भी इस प्रोजेक्ट से पहले दिन से जुड़ा हुआ था। कि तभी हाथ में गन लेके मिक्की 18 भी वहाँ पहुँच जाता है अपना बदला लेने के लिए। अब वो मार्शल को शूट कर ही देता कि तभी अचानक से उस कटे हुए पत्थर के अंदर से एक छोटा सा क्रीपर निकल के स्टेज पे आ जाता है, जिसे देख के लोग पागलों की तरह डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं। और वहीं सारे साइंटिस्ट भागते हैं उस छोटे से बेबी क्रीपर को पकड़ने के लिए, मगर बहुत सी कोशिशों के बाद भी वो किसी के हाथ ही नहीं आ रहा था। कि तभी केनेथ मार्शल की नजर मिक्की 17 पे पड़ती है और वो फौरन उसे बेबी क्रीपर को पकड़ने के लिए कहता है, जिसे सुन वो थोड़ी सी कोशिशों के बाद ही उसे आसानी से पकड़ के साइंटिस्ट को दे देता है। और मौके का फायदा उठा के मिक्की 18 मार्शल को शूट करने ही वाला होता है कि तभी उसे रोकने के लिए मिक्की 17 और नाशा उसे पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उसका निशाना हिल जाता है और गोली मार्शल के चेहरे को छूते हुए पीछे खड़ी रॉक पे लग जाती है। ये सब देख सिक्योरिटी फौरन मिक्की 17 और 18 को अरेस्ट कर लेती है, मगर तभी रॉक में से एक और छोटा सा क्रीपर निकल के केनेथ मार्शल के चेहरे पे चिपक जाता है, जो कि सारी सिक्योरिटीज मिलके उसके चेहरे से क्रीपर को हटा के उसे गोलियां मार मार के उसकी जान ले लेते हैं। लेकिन अपने साथ के क्रीपर को मरता सुन पहले पकड़े जाने वाला बेबी क्रीपर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज इतनी जोर की थी कि बाहर केव में बैठी उसकी माँ भी उसकी आवाजें सुन लेती है। वहीं मिक्की 18, 17 और नाशा को मल्टीपल मिक्की छुपाने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। और प्रिजन में बातों के दौरान मिक्की 17 बताता है कि कैसे जब वो केव में फंस गया था तब उसे खाने की बजाय उल्टा क्रीपर्स उसे केव के बाहर छोड़ गए थे, जिस बात से नाशा को समझ में आता है कि वो इंसानों के लिए डेंजरस नहीं है। थोड़ी देर में एजेंट जीक आके उन्हें अपने साथ मार्शल के पास ले जाते हैं। वो तीनों को रास्ते में बताते हैं कि बेबी क्रीपर के चिल्लाने की वजह से उनके स्पेसशिप को बहुत सारे क्रीपर्स ने घेर लिया है। वहीं केनेथ मार्शल की पागल और सन की वाइफ येल्फा
तब तक बहुत ही बेरहमी से बेबी क्रीपर की पूंछ काट के उससे एक यूनिक टाइप की सॉस बनाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ केनेथ मार्शल उनकी स्पेसशिप के बाहर खड़े सारे क्रीपर्स के ऊपर नर्व एजेंट डाल के उन्हें मारने की तैयारी कर रहा था, मगर नाशा उसे समझाते हुए कहती है कि वो क्रीपर्स हमसे वॉर करना नहीं चाहते हैं। अगर वो ऐसा चाहते तो वो घंटों से हमारे स्पेसशिप के बाहर खड़े नहीं होते। लेकिन केनेथ मार्शल को उसकी बात पे यकीन नहीं होता। अब ये देख नाशा उसे बताती है कि मिकी 17 को किस तरह से उन्होंने बचाया था, जिसे सुन केनेथ मार्शल मिकी 17 को देख हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स वो एलियन तुम्हें क्यों खाएंगे, तुम रिसाइकल्ड हो और तुम्हारा मीट भी रिसाइकल हो के बेकार क्वालिटी का हो चुका है। जिस पे नाशा उसे गुस्से में कहती है, तुम एक इडियट हो, तुम उन्हें मारना चाहते हो क्योंकि तुम्हें वो एलियन लग रहे हैं, जबकि वो हमसे पहले से यहाँ पे मौजूद थे और तुम्हारा कहना है कि तुम डिसाइड करोगे कि इस प्लेनेट पे कौन रहेगा और कौन नहीं। अब नाशा के दिल में क्रीपर्स के लिए इतनी सिंपैथी देख के केनेथ मार्शल गुस्से में बेबी क्रीपर को साइकिल के ऊपर लटका देता है और फिर वो नाशा के सामने 3, 2, 1 कह के बेबी क्रीपर की रस्सी को छोड़ देता है, जिसे नाशा जल्दी से अपने दांतों से पकड़ लेती है क्योंकि उसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे। उसके टाइम से पकड़ने की वजह से बेबी क्रीपर साइकिल में गिरने से बच जाता है। वहीं तब तक स्पेसशिप के बाहर क्रीपर्स की तादाद और भी बढ़ती जा रही थी, जिसे देख येल्फा एक घटिया से प्लान के साथ आती है। वो लोग मिकी 17 और 18 को एक वेस्ट बना देते हैं जिस पे बॉम्ब लगा हुआ था और उन बॉम्ब्स का ट्रिगर था मार्शल के हाथ पे, जिसे वो कभी भी दबा के उन्हें मार सकता था। फिर येल्फा उन दोनों को कहती है कि जो भी बाहर जाके सबसे पहले उन क्रीपर्स की 100 टेल्स लाने में कामयाब होगा वो लोग उसे नहीं मारेंगे, मगर जो हारा वो मारा जाएगा। अब ये सुन दोनों मजबूरन स्पेसशिप के बाहर बर्फ में जाते हैं कि तभी एक साइंटिस्ट मिकी 17 को आके एक ट्रांसलेटर देती है जिससे वो मामा क्रीपर से बात कर सकते थे। इसलिए ट्रांसलेटर लेके मिकी सीधे मामा क्रीपर के पास पहुंच जाता है, जहां क्रीपर उसे अपनी लैंग्वेज में कहती है कि वो लोग वहाँ पे अपने बेबी को लेने आए हैं। इनफैक्ट वो ये भी जानते थे कि उनके दूसरे बेबी को मार दिया गया है, इसलिए वो डिमांड करती है कि उनके दूसरे बेबी का हिसाब पूरा करने के लिए उन्हें किसी ह्यूमन को मारना होगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो सारे इंसानों को मार डालेंगे। अब ट्रांसलेटर के जरिए उसकी सारी बातें समझ के मिकी 17 स्पेसशिप की तरफ इशारा करके उन्हें बेबी को बाहर लाने के लिए कहता है। वहीं अंदर बैठे मार्शल और येल्फा मिकी को मामा क्रीपर के साथ बातें करते हुए देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मिकी उन्हें मारने की जगह उनसे पीसफुली नेगोशिएट क्यों कर रहा है। ये सब कुछ देख मार्शल गुस्से में डिसाइड करता है कि वो खुद बाहर जाके इंक्लूडिंग मिकी सबको मार देगा। वहीं नाशा मार्शल के जाते ही येल्फा के ऊपर अटैक कर देती है और वो उनसे डिमांड करती है कि अगर उन्होंने बेबी क्रीपर को साइकिल के ऊपर से नहीं हटाया तो वो येल्फा की गर्दन तोड़ देगी। जिसे सुन एजेंट जीक उसे यकीन दिलाते हैं कि वो बेबी को छोड़ देंगे। ये सुन नाशा भी येल्फा को रिलीज कर देती है, मगर रिलीज होते ही येल्फा एक स्कैल्पल से एजेंट जीक के हाथ पे काट देती है, जिसपे एजेंट जीक येल्फा को कहते हैं कि उन लोगों ने आज रात उसके और मार्शल के करे सारे कारनामों को रिकॉर्ड कर लिया है, जिसे वो जल्द ही अर्थ पे रिपोर्ट कर देंगे। फिर वो बेबी को नाशा को दे के उसे स्पेसशिप के बाहर मोमा क्रीपर के पास भेज देते हैं। वही केनेथ मार्शल भी बसूका लेके मोमा क्रीपर को मारने के लिए तब तक वहाँ पे पहुँच चुका था, लेकिन जैसे ही सारे क्रीपर्स उसे देखते हैं वो फौरन एक के ऊपर एक वहाँ पे खड़े हो जाते हैं ताकि केनेथ मार्शल मोमा क्रीपर को पहचान के उसे मार न सके। साथ ही वो मोमा क्रीपर के ऊपर खड़े होके उसे भी कवर कर देते हैं, जिससे केनेथ को पता ही नहीं चल पा रहा था कि मोमा क्रीपर कौन सी है। कि तब तक मौके का फायदा उठा के मिकी 18 मार्शल की वैन में चढ़ के उसे मारने लगता है और उसे रोकने के लिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना उसके हाथ पे मिकी 18 का ट्रिगर दबा देता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके साथ ही केनेथ मार्शल और मिकी 18 दोनों ही वहाँ पे मारे जाते हैं। वहीं तब तक नाशा ने भी मोमा क्रीपर को उसका बेबी दे दिया था, जिसके 6 महीने बाद हम नेवलहैम पे एक सेरेमनी होते हुए देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि अपने हस्बैंड को इस तरह से मरता देख येल्फा की मेंटल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए उसे पागलखाने भेज दिया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पे अगले ही दिन सुसाइड कर लेती है और आज की सेरेमनी में सब मिलके ह्यूमन प्रिंटर को ब्लास्ट करने वाले थे, क्योंकि एक्सपेंडेबल प्रोग्राम को परमानेंटली बंद कर दिया गया था और अब मिकी का नाम मिकी 17 नहीं बल्कि मिकी बार्न्स था, जो कि उसका असली नाम था, जिसका मतलब था मिकी को वापस से अपनी असली आइडेंटिटी वापस मिल चुकी थी और अब आज के बाद उसका कोई भी और क्लोन नहीं बनने वाला था। मूवी के लास्ट में मिकी प्रिंटर को ब्लास्ट कर देता है, जिसके साथ ही ये मूवी भी यहाँ पे खत्म हो जाती है।